तो पहला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटीसी। अब मुद्दा क्या है कि यस वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये जरूरी है इस देश को बचाने के लिए और इस देश का जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हैं या इंटरनली भी, कि कुछ लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कंट्री को कंट्रोल करना या जब सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे एक दुक्का एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो डिफेंस में है, तो डिफेंस में अगर डिफेंस में होता क्या एक्चुअली कि ऑर्डर जो होता है उसका सैंक्टिटी होता है। जो सीनियर पर्सन्स होते हैं अगर वो कोई भी ऑर्डर देते हैं जूनियर को तो उसको मानना ही पड़ता है। तो जब मान लेते हैं कि एक घर है, उस घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं और जो सीनियर उसको पता करना है कि पता करना है या फिर अभी डाउट में फिलहाल के टेररिस्ट है तो किसी को अंदर भेजना चाहता है। तो अंदर भेजना चाहता है तो अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो उसमें वो किसी एक को बोल सकता है कि आप जाइए अंदर, घर के अंदर धीरे धीरे करके। तो वो नहीं बोल सकता कि मैं राइट टू लाइफ जो है इट विल बी वायलेटेड। यस, चांसेज आर दैट द पर्सन मे बी किल्ड, लेकिन वो प्रोफेशन ही ऐसा है कि ये इस तरह के रिस्क रहते हैं। और इसमें अगर हम राइट टू लाइफ का बात अगर करेंगे तो फिर फोर्सेज को कंट्रोल करना और जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, इनडिसिप्लिन हो जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा फिर तो फोर्स जो होगा वो इनडिसिप्लिन हो जाएगा और जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं होंगे। तो ये एक एग्जांपल हम दे दिए काउंटर इंसर्जेंसी में। यही हाल वार में भी है। वार में भी फ्रंट में जब फायरिंग होते रहते हैं, कई बार फायरिंग रुक जाती है तो कमांडर बोलता है किसी को कि जो वो कई बार ट्रेंचेज में छुपे रहते हैं तो ट्रेंच से बाहर निकल करके थोड़ा सा दौड़ के आइए। तो वो जिग जैग में वो दौड़ते हैं और आ जाते हैं वापस, क्योंकि जिग जैग में वो दौड़ेंगे तो उसी बीच में फायरिंग होने का चांस रहेगा दुश्मन का। तो वो फिर उसको पता लगा करके उसको फायरिंग करना पड़ता है। तो वार का कंडीशन हो या फिर हम बताएं एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, इसमें जरूरी है कि जो फोर्सेज के मेंबर है उनके फंडामेंटल राइट को कुछ रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, फोर्सेज में जब भी फोर्सेज मूव करती है या कोई भी बातें होती तो उसमें जो रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं जो वो लोग मैसेज पास करते हैं। तो मैसेज जो होता है वो क्रिप्टिक होता है, क्रिप्टोग्राफी से वो लिखा हुआ होता है, ऐसे कोई पता किसी को नहीं होता। लेकिन जो मैसेज भेज रहा है उसको तो पता है कि क्या मैसेज, और वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राइट टू स्पीच का यूज कर ले और मैसेज ऐसा है कि मैसेज है कि 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा रेड होने वाला है टेररिस्ट लोगों के ऊपर में कहीं पर किसी जगह पे लोकेशन में भी, और वो मैसेज पास किया किसी यूनिट को कि हम लोग 2 दिन बाद इस पॉइंट पे असेंबल हो रहे हैं। और उसके बाद वो प्रेस को बुला करके यही पर्सन जो मैसेज किया है वो प्रेस को बुला करके वो बोल दे कि हमको पता चला है कि हमारी फोर्स जो है मूव करेगी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। तो सारा का सारा मामला जो है धरा रह जाएगा, क्योंकि जहां पर एक स्टिल्थ चाहिए, एक छुप के ऑपरेशन करना, वो सारा का सारा खुल जाएगा। तो जो लोग आर्म्ड फोर्सेज में है, जो लोग इंडिया के सिक्योरिटी में है, और जो लोग जो मैसेज भेजने का काम करते हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले को सब कुछ पता होता है। रिपीट कर रहे हैं, किसी भी फोर्सेज में एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सब कुछ पता होता है। वो कमांडर जो होता है जब उसको मैसेज भेजने होते हैं तो वो जो सेफेस्ट वे है वो है हमारा यही टेलीग्राम इज सेफेस्ट, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप में पेगासस है और पेगासस हो सकता है और फोन को टैप किया जा सकता है।
लेकिन ये जो अगर होता है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राम के थ्रू अगर यहाँ से यहाँ मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज सुनने वाला अगर सुन भी ले यहाँ पे कि क्या मैसेज जाता है, वो जाता क्या है, मैसेज एक्चुअली जाता है बीटा, चार्ली, अल्फा, डेल्टा, इस तरह का मैसेज जाता है। तो वो मैसेज ये समझ नहीं पाएगा कि क्या जा रहा है, बट यहाँ पे जो पर्सन भेज रहा है वो तो ओरिजिनल मैसेज को जानता है। तो इन लोगों का भी फ्रीडम को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि ये किसी बात को डाइवर्स ना कर दे, खुलासा ना कर दे, सबको पता चल गया किसी ऑपरेशन के बारे में। फिर क्या होता है कि इंटेलिजेंस का भी काम जो लोग करते हैं, इंटेलिजेंस का काम करते हैं लोग जो उनको सूचनाएं जुटानी होती है कि चल क्या रहा है। अब मान लीजिए जैसे कहीं पे जो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो बम को ले जाने का एक जगह से दूसरे जगह काम कर रहे हैं, तो फिर ये इंटेलिजेंस वालों का काम होता है कि वो बात को पता करे और पता करके अथॉरिटीज को बताए। लेकिन अथॉरिटीज को बताने से पहले उनको पता होता है, तो अगर वो किसी और को बता दिए यूजिंग देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये भी जो बातें वो खुल जाएंगी और वो बम वगैरह पकड़ाएगा नहीं, कभी जो भी एक्सप्लोसिव का बात कर रहे हैं वो पकड़ाएगा नहीं। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स आए हुए हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे थे आप लोगों को, इंटेलिजेंस का बता दिए। काउंटर इंटेलिजेंस जो होता है वो इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस, मतलब मान लीजिए कोई पक्ष जो है वो हमारा जासूसी कर रहा है और उस जासूस का जासूसी में जो लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम जैसा बात की आपसे कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हो या वैसे फोर्सेज हो जो पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस का उनको काम है, या फिर वैसे लोग जो इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं या काउंटर इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं, और वैसे लोग जो इन सारे फोर्सेज के टेलीकम्युनिकेशन ड्यूटी में है, उनके लिए फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी बताते हैं हम कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेज में अगर आपका कोई भी शिकायत है तो शिकायत जो होता है वो अकेले पिटीशन लिखा जाता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप अपना शिकायत का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपना खुद का। खाना ठीक नहीं मिल रहा है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि खाना जो है वो ठीक नहीं मिल रहा है, मुझे पसंद नहीं है। आप अगर साइन कराने लगे कई लोगों से, तुम भी साइन कर दो, तुम भी साइन कर दो, तो ये कार्रवाई हो जाएगा। यानी कि एसोसिएशन फॉर्म करना आर्म्ड फोर्सेज में इम्पॉसिबल है, होना भी नहीं चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज में अगर एसोसिएशन फॉर्म होने लगेंगे, पॉलिटिक्स होने लगेंगी, या फिर आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर या आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर जो है उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करने से मना ही रहता है। तो ये सब हम बात बता रहे हैं कि बात ये था कि किसी भी देश में कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जिनका फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही जरूरी है। खास करके जब हमारे दिमाग में आता है कुछ बात तो आर्टिकल नंबर 14 जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर 19 को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब एक राइट टू इक्वालिटी और इधर में राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। इवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना काफी जरूरी है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है दैट में आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड, वो तो वैसे भी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो आप देख ही रहे हैं कि आर्टिकल 33 भी बोल रहा है कि आर्म्ड फोर्सेज का जो फंडामेंटल राइट होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो आर्म्ड होगा तो अगर कोई 25 का क्लेम करके ले आता है कि नहीं हमको तो नमाज पढ़ना है, हमको तो पूजा करना है, हमको तो इस टाइम में ऐसा होना ही चाहिए, तो वैसे हालत में 33 जो होगा दैट में ओवरराइड कि नहीं, ये 33 का यूज करके पार्लियामेंट लॉ बना करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो कई कुछ हम बताए आप लोगों को। तो यही 33 का सब्जेक्ट मैटर है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, जैसा आप लोग को एक्सप्रेशन पता है ऐसी होता है एक्सप्रेशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू द एक्सटेंट टू विच द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, वो लॉ बना के डिटरमाइन करेगी कि ये जितने सारे राइट्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेज को कैसे लागू होंगे, वैसे फोर्सेज जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में लगे हुए हैं उसको उनको कैसे लागू होंगे,
और ऐसे फोर्सेज जो इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं उन पे कैसे लागू होंगे, और वैसे लोग जो टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं उन पे कैसे लागू होंगे। तो आपको पता ही होगा कि फोर्सेज में ना केवल कॉम्बेटेंट्स होते हैं, कॉम्बेटेंट्स उनको बोलते हैं जो लड़ाई करते हैं, बल्कि वैसे लोग भी होते हैं जो ऑक्सिलरी सर्विसेज करते हैं। हम लोग उसको ऐसे फोर्सेज में बोलते हैं फंडी, वैसे ही बोलते हैं। तो वो जो लोग होते हैं जैसे धोबी, नाई, क्लर्क्स, तो ये जो 33 नंबर है वो सबको कवर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल कॉम्बेटेंट्स को कवर करता है, वो उनको भी कवर करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 33। कुछ पढ़ के समझने लायक है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हाथ उठाइए, हम बोल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 34 नंबर में लिखा हुआ है कि अगर किसी एरिया में, देश का किसी भी भाग में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो जो आर्म्ड फोर्सेज के लोग हैं या किसी भी और पर्सन को इंडेमनिटी देने का बात है, यानी कि वो लोग जो किए उनके लिए उन पर केस न चल सके, उनको इंडेमनिफाई करने का इसमें बात है। तो कोई भी पर्सन जो यूनियन का सर्विस में है या स्टेट का सर्विस में है और कोई और भी पर्सन हो, जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वो जो काम किया, मार्शल लगा हुआ है तो मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया, जहां मार्शल लगा हुआ है तो वहां पे जो सेंटेंसेज पास किए गए, हम थोड़ा सा और बोलेंगे इसमें, सेंटेंसेज पास किए गए हैं या कोई पनिशमेंट दिए गए लोगों को या किसी की प्रॉपर्टी ले ली गई है, तो उसको वो इंडेमनिफाई, मतलब कि आप समझिए माफी या उसको लीगलाइज जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। तो अब ये बात है कि मार्शल लॉ है क्या। ये मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज मार्शल लॉ, लेकिन ये होता क्या है मार्शल लॉ। ये होता है कि जब किसी एरिया में इंसरेक्शंस हो जाते हैं या सरकार चलाना, सिविलियन अथॉरिटी के लिए, सिविलियन अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी हम बोल दे रहे हैं कि जो लोग आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते हैं वो मिलिट्री हो गए और बाकी जो कुछ भी आपको दिखता है वो सिविलियन है, सिविलियन सर्विस। तो अगर मान लीजिए कि अब थोड़ा सा कंक्रीट करके बोले कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एसपी, डीसी, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वहां के, और उनके नीचे में भी एसडीएम और बाकी लोग भी होते हैं। तो अगर किसी एरिया में ये लोग से शासन चलाना असंभव हो जाए, वो होता है कई बार कि एक ग्रुप जो होगा वो नहीं कर पाएगा, तो मिलिट्री को फिर खुली छूट दे देते हैं कि इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को लाओ। तो मिलिट्री जो होती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेती है और वो फिर अपने तरीके से काम करती है। तो नेचुरली अगर इतना बड़ा डिस्टरबेंस है तो फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगे, और उसको ये जो है ये जो 34 नंबर आर्टिकल है, वैसे हालतों के लिए ये आर्टिकल है कि ऐसे में पार्लियामेंट जो है ये आर्म्ड फोर्सेज को या फिर किसी भी सर्विसेज को जो वहां पे लगे हुए हैं ड्यूरिंग मार्शल लॉ, उनको इंडेमनिफाई कर सकेगी। ठीक, तो हमारे यहाँ पे वैसा मार्शल लॉ का ऐसे न्यूज नहीं आता है। हमारे पास आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर का एक्ट होता है जिसमें आर्म्ड फोर्सेज के को कुछ पावर्स दिए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 में बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। आर्टिकल नंबर 35 में है क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि कुछ बातें दी गई हैं कि पार्लियामेंट जो होगी वो करेंगी। जैसे आपको याद होगा कि किसी स्टेट में सर्विसेज के लिए लोकल रेजिडेंट होने का रिक्वायरमेंट जो होगा वो स्टेट नहीं फिक्स करती है, वो पार्लियामेंट फिक्स करती है। तो पार्लियामेंट को पावर होगा जो और भी कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी
shall be an offense. तो अब अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस है, तो उस ऑफेंस के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा ना कि ऑफेंस में फिर क्या सजा मिलेगा। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जहां पर भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनाने की बात है वहां पर, और इस पार्ट में जिन जिन बातों को क्राइम घोषित किया है उन बातों के लिए, क्राइम किसको घोषित किया है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, फोर्स्ड लेबर, ठीक, अनटचेबिलिटी बोल ही दिए। तो जिस जिस बात को क्राइम घोषित किया गया उनके लिए, और जहां जहां पे लॉ बनाने का बात किया गया है वहां के लिए, जैसे आर्टिकल 16(3). और अभी हम लोग 32 में पढ़े थे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ गिव पावर टू अदर कोर्ट्स इन द मैटर्स ऑफ रीट्स, इस तरह से। खैर फिर से समझ लीजिए कि जहां जहां पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है लॉ बनाने का बात, वहां पे जैसे हम बोले आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32, और अभी हम लोग बात किए आर्टिकल 33, अभी तुरंत बात किए, और आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस वाला था, और 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड था। तो इन बातों के लिए जो लॉ बनाने का पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है। यानी 35 बोलता है कि जिन बातों के लिए इस पार्ट में लॉ बनाने का बात है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, और जिन बातों को क्राइम घोषित किया गया उनके लिए लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं होगा। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो लॉ बनेंगे हमारे देश में इन मैटर्स रिलेटेड वो यूनिफॉर्म बनेंगे। नेचुरली उसी दिया गया है कि पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया और स्टेट्स को पावर नहीं दिया गया है। तो और पार्लियामेंट को बोला गया है कि संविधान का कमेंसमेंट के बाद जितना जल्दी हो सके इन मैटर्स पे लॉ बना दीजिएगा। तो पार्लियामेंट शैल हैव एंड स्टेट लेजिस्लेचर state shall not have 16, 32 का 3, 16 का 3, 33, 34 से रिलेटेड, और पनिशमेंट उनके लिए जिनके लिए ऑफेंस इस पार्ट में बोला गया है, और बोला गया है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बना लीजिएगा। फिर अगला जो है आर्टिकल 35 का बी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से के कमेंसमेंट से पहले जो लॉ चले आ रहे थे वो जो लॉ होंगे वो वैलिड रहेंगे। वो चाहे वो 16(3) से रिलेटेड हो या 32(3) से रिलेटेड हो या आर्टिकल 33, 34 से रिलेटेड हो, वो जो होंगे वो फोर्स में रहेंगे। तो प्रोबेबली आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम क्लास को रोक रहे हैं।